आदाब, नमस्कार। अंबेडकर के नाम पर भारत में संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा है। अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बयान कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग हो जाता। कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन जो थोड़ा सा ईवीएम के मामले पर इधर उधर था वो एक हो गया है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बातें हो रही हैं। और उधर हंगामे हल्ले के बीच में ट्विटर ने भी नोटिस भेजा कांग्रेस के नेताओं को कि आप लोग जो एक्स है कि आप लोग जो अमित शाह साहब का क्लिप है उसको हटा दें। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बहुत कुछ हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। बीजेपी के सांसद गिर गए, सारंगी साहब उनके सर पर चोट आया है, वो आईसीयू में है। बीजेपी की पूरी नेताओं की टीम वहां पर है। बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ सोशल मीडिया हेड कांग्रेस की मौजूद हैं। सुप्रिया जी, काफ़ी कुछ हो गया। पहले तो हम लोग बात करते हैं, आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक्स ने आपके नेताओं को नोटिस भेजा और कहा है कि अमित शाह की क्लिप हटाएं। जी हाँ, हमें कल रात को करीब 7:43 पर काफ़ी सारे लोगों को मेल आया, उसमें से एक मैं भी थी। हमारे बहुत सारे सांसदों को, जयराम रमेश जी को, आईएनसी के ऑफिशियल हैंडल को एक मेल आया जिसमें एक्स ने हमें अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय ने और आईटी मिनिस्ट्री ने उनको लिखकर अमित शाह के वीडियो को हटाने के लिए कहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए ट्विटर वो वीडियो नहीं हटा रहा है, लेकिन हमें सूचित करना ज़रूरी था और उन्होंने वो किया है। मेरे इसमें 2-3 सवाल है और उसमें कहा गया कि हमने देश के कानून का उल्लंघन किया है। कौन से कानून का उल्लंघन किया है? अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान किया जो अक्षम्य अपराध है। आप इस झूठ के पीछे नहीं छिप सकते कि ये तोड़ मरोड़ कर निकाली हुई क्लिप है। ये कोई तोड़ी मरोड़ी क्लिप नहीं है। आपने एग्जैक्टली ये कहा था। चलिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरे पास तो राज्यसभा की आपकी 34 पन्ने की अनएडिटेड स्पीच राज्यसभा की वेबसाइट से निकाली हुई है। इसमें पेज नंबर 344 पर, सबके वक्तव्य आते जा रहे हैं, पेज नंबर 344 पर अमित शाह का वो वक्तव्य साफ तौर से लिखा हुआ है कि मान्यवर, ये भी फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना, और अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये आपकी अनएडिटेड स्पीच से निकाला हुआ पार्ट है। आपकी स्पीच को ना हमने यहां से काटा, ना क्लिप काटी, हमने उसका एक हिस्सा चलाया। आप बजाय देश से माफी मांगने के, आपको लगता है कि आप विपक्ष को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को गीदड़ धमकियों से डराइएगा। आप ट्विटर से हमें मेल लिखवा के डराइएगा। अरे हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े हुए लोग हैं। आपके जैसे लोगों का तानाशाही हम 10 साल से झेल रहे हैं। हम तनिक भी डरेंगे नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए। आपने बाबा साहब का अपमान किया है और जितनी बार आप ये करिएगा उतनी मुस्तैदी से हम आपके सामने लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि बाबा साहब का अपमान जवाहरलाल नेहरू ने किया। और मैं एक बीजेपी की बाकी बातों से पहले, अभी तो अमित शाह ने यह अक्षम्य अपराध किया ही था, फिर बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने एक और बड़ा पाप किया। ये फोटो है बीजेपी के ट्विटर हैंडल की। ये फोटो लगाई गई 10:45 पे कल रात को। इसमें सबके हाथ में जॉर्ज सोरोस को थमा दिया गया। असल फोटो ये थी। इस फोटो में सारे विपक्षी सांसद बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनके लिए बाबा साहब की तस्वीर को रिप्लेस कर देना, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जिनको ये देशद्रोही बुलाते हैं। सोचिए ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। ये इसी आसानी से बाबा साहब के संविधान को भी बदलना चाहते हैं जिस आसानी से इन्होंने ये बदला। लेकिन ये देश आपकी असलियत जानता है, उससे वाकिफ है। एक सबक आपको 2024 में सिखा चुका है। उनको पता है कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस। कल जिस तरीके से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 15 साल आप लोग विपक्ष में बैठने वाले, मैं इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया, उनको 2 चुनाव हरा दिए, भारत रत्न नहीं दिया, और आज कांग्रेस राहुल गांधी माफ़ी मांगो ये नारे लगाते हुए उनके सांसद और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। तो वो आप लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं। मैं 2-4 चीज़ें आज जो सदन में हुई, जो संसद परिसर में हुई, उस पर बोलना चाहती हूँ। जिस दिन से ये सदन शुरू हुआ है, इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी एक बैग लेकर करते हैं, कभी एक तस्वीर दिखाकर करते हैं, कभी नारे लगाकर करते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आहत नहीं हुआ, किसी के आने जाने में दिक्कत नहीं हुई। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी के साथ ठेलम ठेली, धक्का मुक्की, जोर जबरदस्ती नहीं हुई। बीजेपी ने आज पहला प्रदर्शन किया और उसमें हिंसा हुई। वो कह रहे राहुल गांधी ने धक्का दे के सारंगी साहब का सर तोड़ दिया। आपको लगता है कि यह सच है?
आप वीडियो देख लीजिए, हमने आईएनसी ने वीडियो लगाया, मैंने वीडियो लगाया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रियंका गांधी जी, खरगे जी सब लोग प्रदर्शन करके आ रहे थे। उनका रास्ता रोककर 83 वर्ष के इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के साथ धक्का मुक्की की गई। इतने क्षुब्ध थे खरगे जी कि उनको वहां बैठ जाना पड़ा। उनके घुटने का भी ऑपरेशन हुआ था, उस पर चोट लगी। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिख के बोला है कि ये सारी चीजें हुई हैं, ये गलत है। एक 83 वर्ष का दलित नेता आपको बर्दाश्त नहीं है। आपने महिलाओं के साथ जो किया, जो मैन हैंडलिंग आपने प्रियंका जी और वहां पे तमाम जो महिला सांसद थी, उसमें से वर्षा गायकवाड़ जी हमारे दलित समुदाय से आती हैं, उनके साथ जो जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की, ये आपको शोभा देता है? ये आपकी असलियत। और मेरा अपना मानना है बीजेपी इस बात का जवाब दे, आप रास्ता रोककर क्यों खड़े थे? आप संसद में लाठियां लेकर क्यों आए? आपने धक्का मुक्की क्यों की? आपने खरगे जी को और महिला सांसदों के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की? पहले इन बातों का जवाब दे। इनका झूठ तो पर्दाफाश वीडियो कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल कर रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। सुप्रिया जी फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया, सर फट गया। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को रोका गया, खरगे साहब को धक्का मुक्की की गई। फिर बात कहां तक जाएगी, कहां रुकेगी जाके? संसद तो चलनी नहीं, कल आखिरी दिन है। ये देश एक बात जानता है कि झूठ कौन बोलता है। इस देश को अच्छी तरह से पता है कि झूठ बोलने वाले लोग बीजेपी के हैं। यह देश अच्छी तरह से जानता है कि ये संविधान बदलना चाहते थे। यह देश अच्छी तरह से जानता है कि अमित शाह ने जो कहा वो उनकी ट्रेनिंग है, उनके पुरखों की भी यही ट्रेनिंग थी। किसने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए? किससे क्षुब्ध होकर हिंदू कोड बिल आना था, किसने उसकी खिलाफत करी? बीजेपी और संघ ने उसकी खिलाफत करी। किसने बाबा साहब के पुतले जलाए? संघ ने जलाए। किसने उनके घर पे धावा बोला? संघ ने बोला। दांगे और सावरकर ने मिलकर बाबा साहब को चुनाव हराया। किसने हराया? कौन थे ये लोग? बीजेपी के पुरखे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बाबा साहब के लिए शब्द कहे वो मैं कह नहीं सकती हूं। एक पत्ती के बराबर भी नहीं है अंबेडकर। ये शब्द किसके हैं? सावरकर के शब्द है, उनकी लेखनी के शब्द है। तो मेरा मुंह मत खुलाइए कि इनकी नफरत का अंदाजा, और इनकी नफरत आज भी झलक रही है। बीजेपी गई है एफआईआर रजिस्टर करने, पुलिस कंप्लेन फाइल करने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनके एक सांसद को धक्का दिया और वो उसे गिर गए, उनके सर पर चोट आया, गंभीर रूप से आईसीयू में वो भर्ती हैं। तब आप लोगों के ऊपर पुलिस केस भी होने की संभावना। मैं चाह रही हूं कि मैं ज्यादा ना बोलूं इस बात पर। आईसीयू का व्यक्ति लगातार टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है, लगातार टीवी पे इंटरव्यू आ रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को। खरगे जी तो दलित समुदाय से आते हैं, उनके साथ जो हाथापाई हुई, उनके जो घुटने पर चोट आई, उनको जो क्षति पहुंची, ये तो हर्जन एक्ट का मामला बनता है। तो हम भी जाएंगे पुलिस स्टेशन, हम भी करेंगे कंप्लेन, हम भी दायर करेंगे एफआईआर, और फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कैसे। सारी चीजें एक संसद टीवी के कैमरे में कैद है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चोट पहले लग गई थी, व्हीलचेयर एकदम से कहां से आ गई। ये सारी बहुत सारी बातें, ये माया जाल है। और असलियत यह है कि अमित शाह के झूठ को छुपाने के लिए, अमित शाह के अपराध पर पर्दा डालने के लिए ये गुंडागर्दी बीजेपी करने पर आमादा है। और जिस वीडियो में आपको वो फर्जी डिग्री वाला दुबे दिख जाए, आपको पता है कि कितना स्वांग रचा जा रहा है, कितना झूठ बोला जा रहा है। और क्योंकि वो उस वीडियो में सबसे आगे थे, तो मुझे पता है कि ये उन्हीं के गंदे दिमाग की उपज है। आज सड़क पर कांग्रेस ही प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, संसद में भी। मतलब आज संसद में धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी के एक एमपी कह रहे हैं कि हमारा सर धक्का देके राहुल गांधी ने गिर गए तो चोट लग गई। राहुल गांधी कह रहे मैं धक्का दिया नहीं, हम तो अंदर जा रहे थे, इन्होंने धक्का मुक्की की। तो इतना माहौल खराब हो गया इस समय पिछले 48 घंटों में। सच बात यह है कि जब इस देश के गृह मंत्री वो बात करते हुए पकड़े गए, अब सोच के तो नहीं किया गया होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंदर की बात मुंह पे आ जाती है। वो बात कहते हुए पकड़े गए, बात कैमरा पे थी, सारे देश ने देख लिया। तो कल शाम को ही मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि देखना अब कल कुछ ना कुछ और होगा, कुछ ऐसा होगा ताकि इससे पूरा ध्यान बटाया जा सके। अब आप बता रहे हैं, मैं तो जानता नहीं कि संसद में धक्का मुक्की हुई, एक सांसद को आईसीयू में भर्ती किया गया। आपको पता होगा, मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन क्या स्थिति उनकी बहुत गंभीर है। कुछ आईसीयू में तो आमतौर पे बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को आईसीयू में इंटरव्यूज दे रहे थे सर, मतलब आईसीयू से इंटरव्यूज दे रहे थे। आईसीयू में आप ऐसे पेशेंट को ले जा सकते हो जो कि इंटरव्यू दे रहा है? हाँ, ये हुआ है सर। अब इससे ज़्यादा मतलब टिप्पणी इस देश पे क्या करें। देखिए राहुल गांधी का भी आपने बताया कुछ धक्का मुक्की। राहुल गांधी को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं।
राहुल गांधी को थोड़ा सा भी जानने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि वो आदमी धक्का मुक्की कर सकता है तो मतलब मुझे बहुत हैरानी होगी। बाकी ना तो घटना मेरी आंख के सामने हुई, ना मैं इसके बारे में कोई सर्टिफिकेट यहाँ दे सकता, लेकिन दो बातें लगती हैं। एक तो ये कि कल जो कुछ हुआ और गृह मंत्री जिस तरह से पकड़े गए, उसके बाद कोई बड़े डिस्ट्रैक्शन की आवश्यकता थी। शायद उस संदर्भ में कुछ हुआ होगा। आपने कहा खरगे जी के साथ भी कुछ हुआ, सबकी यहाँ बैठ के मैं शिनाख्त करूँ, सर्टिफिकेट इशू करूँ, इसके साथ ये हुआ नहीं हुआ, उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बड़ा संदर्भ है वो तो यही है कि उससे देश का ध्यान बटाने की कोशिश, और बीजेपी का आमतौर पे ये इनकी स्क्रिप्ट रही है कि जिस चीज़ पे आप पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाओ, ठीक उसी बात पे आप हमला शुरू करो। अगर मैं आपके ऊपर एक हथौड़ा मार दूं तो मैं ही जाके कहूँगा कि हाय मेरा हाथ छिल गया, हाय मेरे साथ ये हुआ और ये हुआ, और फिर उसके बाद तो कैमरे की महिमा है, कैमरा मेरा छिला हुआ हाथ दिखाएगी, आपका टूटा हुआ सर नहीं दिखाएगी, देश बन जाएगा। ये सब खेल चला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हकीकत ये है कि एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, पूरे देश को बाबा साहेब की से माफ़ी मांगनी चाहिए। सच ये है कि बाबा साहेब की जो लेगेसी है, बाबा साहेब ने जो कुछ किया उसके प्रति पूरा देश असावधान रहा पहले 40 साल तक मोटे तौर पे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको देश के स्मृति चिन्हों में वो स्थान नहीं मिला 30-40 बरस तक जो कि मिलना चाहिए था। इसमें उस समय की तमाम रूलिंग पार्टीज दोषी थी, ये कहते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है, संकोच नहीं है। ये भी मुझे कहना चाहिए कि जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां थीं, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने भी बाबा साहेब को उस तरह का सम्मान नहीं दिया 50, 60, 70 के दशक में जैसा उनको मिलना चाहिए था। मगर इन सब में से कोई था जिसने उनका विरोध किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, तो ये तो आरएसएस वाले लोग थे। अगर आप देखें सावरकर के बयान, सावरकर ने जो बाबा साहब के बारे में कहा, उस शब्द में यह कहना नहीं चाहता, मतलब वो तो बिल्कुल उस तरह का है जैसा आप किसी को एकदम तुच्छ समझे। मतलब अगर आपको शाब्दिक छुआछूत अगर करनी हो तो उस तरह के शब्द हैं वो जो कि बाबा साहब के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, माने दोषी सब हैं, लेकिन कांग्रेस कम से कम ये कह सकती है कि देखिए, उन्हें अंत में कांग्रेस संविधान सभा में लेके आई। कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने संविधान सभा में ही नहीं, संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी उसके चेयर के रूप में लाए। ये भी कह सकती है कि उनके पास सांसद नहीं थे लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया, देश का पहला कानून मंत्री बनाया। कांग्रेस के पास कहने को तो कुछ है, पूरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मानता मैं जी। समाजवादी जो मेरा अपनी परंपरा है, वो इतना कह सकते हैं कि नहीं, जो उनको लोकसभा के लाने में हमने मदद की। वो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर को चिट्ठी लिखी, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मोर्चा बनाना चाहते थे जो बन नहीं पाया। ये बीजेपी वाले क्या कहेंगे? इन लोगों का तो इतिहास, इनके पास तो कहने को एक शब्द नहीं है, तो बाकी सब बोले तो बोले, ये भी बोल रहे हैं, गजब की बात है मतलब। और वो जबकि इनकी पूरी विचारधारा बाबा साहेब की विचारधारा के हर तरह विरोध में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ये संविधान जो है ये तो विदेशी संविधान है। इस संविधान को, और एक बार नहीं, सावरकर ने कहा, ये बात आरएसएस के सरसंघ चालक ने कही। संविधान की रिव्यू की कमेटी कब बनी? अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार के दौरान बनी। उसके बाद आरएसएस के सरसंघ चालक ने ये बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले ये बात हुई। तो ये लोग जो कि संविधान की भावना का सम्मान नहीं करते, जिनके आइडियोलॉग आज भी अखबारों में लिखते हैं कि संविधान भारत की सभ्यता की धारा के विरुद्ध है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पुरानी बातें नहीं कह रहा मैं, ये लिख रहे हैं। ये लोग बाबा साहब के बड़े समर्थक बन गए। मतलब इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। योगेंद्र जी, जब ये बयान आया और जब पूरा बयान सामने आया तो अमित शाह साहब बहुत अग्रेसिव आए, पूरी बीजेपी बहुत अग्रेसिव हुई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें अमित शाह साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ में पार्लियामेंट के मंत्री
मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद, पूरे मतलब कैबिनेट के बड़े बड़े नाम थे और पूरा फुल थ्रॉटल कांग्रेस के अगेंस्ट कि कैसे 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हराया और कैसे मोदी जी ने अंबेडकर साहब की लेगेसी को संभालने की, संवारने की कोशिश की, संविधान दिवस घोषित किया, जहां पर उनकी मृत्यु हुई, जहां पर वो लंदन में रहे, उन सबको हमने एक तीर्थ की तरह तैयार कर दिया। ये इतना सम्मान दिया हमने बाबा साहब को, और कांग्रेस ने उनको सिर्फ तिरस्कृत किया। नेहरू ने उनको उनके खिलाफ चुनाव लड़वा के उनको 2 बार चुनाव हराया, उनको सम्मान नहीं दिया बाबा साहब को। अच्छा, चुनाव वाली बात पूरी तरह से सही नहीं है। जैसा कि बाबा साहब की अभी जो बायोग्राफी आई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि खुद बाबा साहब ने चिट्ठी लिख के 2 व्यक्तियों का नाम लिया जिन्होंने उनको हराया था। सावरकर और एक डांगे थे जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे वहां के, दूसरे सावरकर। तो ये किसी और का आरोप नहीं है, खुद बाबा साहब ने उस जमाने में चिट्ठी लिख के कहा कि मैं इन 2 लोगों की वजह से हारा। उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों इन्होंने मेरे को हराया, क्योंकि मैंने कश्मीर पे एक स्टैंड लिया था जिसकी वजह से इन लोगों ने। तो अगर खुद बाबा साहब सावरकर का नाम लेके कहते हैं कि वो हरवाने वाले हैं, तो कम से कम उन पर तो यकीन करना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, ये सब बातें आज तो बीजेपी का बस चले तो वो तो सोने से मढ़वा देगी। भाई वोट है, जहां वोट का मामला होता है आप तो सब कुछ कर देगा। तो अगर आपको नेहरू की चर्चा करनी है तो ये बताइए कि उस समय जनसंघ ने क्या किया था। आपको इंदिरा गांधी की चर्चा करनी है तो बताइए बाला साहब देवरस ने क्या किया था। और अगर आज की चर्चा करनी है तो फिर खड़गे जी की चर्चा कीजिए। माने आप ये तो नहीं कर सकते ना कि उस जमाने का नेहरू और इस जमाने का मोदी, है ना। आप उस जमाने का उस जमाने से हिसाब कर लीजिए, इस जमाने का इस जमाने से हिसाब कर लीजिए। सच बात यह है कि बाबा साहब के बारे में पूरा देश एक तरह से यदि अटेंटिव हुआ तो ये उनकी जन्मशती जो कि 1989 में थी, उसके बाद पूरा देश अटेंटिव हुआ। मैं 80 के दशक में विद्यार्थी था, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, और मैं जानता हूं कि देश में लगभग कहीं भी बाबा साहब के विचारों पे, उनकी राजनीतिक पूरी यात्रा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जा रहा है। और ये केवल बाबा साहब के बारे में नहीं है। देखिए, आज़ादी के आंदोलन के बारे में शुरू में हम केवल गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादि सुना करते थे। आज हम वहाँ 1857 के हीरो को भी याद कर रहे हैं। आज हम दलित आदिवासी हीरो को भी याद कर रहे हैं। आज हम महिलाओं का योगदान भी याद कर रहे हैं। किसी भी देश में होता है कि आपकी जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी स्मृति बदलती है, एक राष्ट्रीय स्मृति बदलती है। अब इसके पीछे कोई कहे कि इसमें कोई षड्यंत्र था कि 50 के दशक के अंदर हम बिरसा मुंडा की बात क्यों नहीं करते थे। ये एक स्मृति का एक विकास होता है धीरे धीरे, और ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसके बारे में कहना, और बाकी कोई बोले ना बोले, ये बीजेपी वाले इस पे बोल रहे हैं, मतलब इससे तो हास्यास्पद बात मुझे कुछ नहीं लगती। इनका क्या अधिकार है बोलने का? क्या किया आप लोगों ने इस सवाल के ऊपर? आज वोट के लिए, ठीक है, आज वोट के लिए आप किसी को भी करने, अब बीजेपी वाले भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे भगत सिंह के विचार को अगर ये लोग पढ़ लें, भगत सिंह ने हिंदू सांप्रदायिक लोगों के बारे में जो जो बातें कही थी उसके 2 पैरा भी ये पढ़ के अपने मुंह से सुना दे तो मैं मान जाऊं इनको। तुम भगत सिंह का नाम ले सकते हो, तो ये भगत सिंह का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं, तो शुद्ध अपॉर्चुनिज्म बाकियों ने भी किया है। मैं बाकियों को बिल्कुल इससे मुक्त नहीं कर रहा। और बाबा साहब के बारे में एक विशेष संदर्भ था, क्योंकि बाबा साहब न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन से पहले उनकी भूमिका थी, आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनकी एक विशेष भूमिका थी, जो उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि मेरे लिए आज़ादी पहली नहीं है, मेरे लिए इस समाज की आज़ादी सबसे पहले है, राजनीतिक आज़ादी पहले नहीं। एक कंट्रोवर्शियल स्टैंड था, इस पे लोग उनसे डिसएग्री करते थे। डिसएग्री करने वालों ने खुल के कहा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बात लिखी हुई, उन्होंने साफ बाबा साहब ने बार बार स्पष्ट कहा कि मेरे लिए केवल भारत नामक देश की आज़ादी नंबर 1 नहीं है, इस देश का जो गुलाम समाज है उसकी आज़ादी मेरे लिए नंबर 1 है। उसके चलते 2 विचार थे, क्रिटिसिज्म हुई और खुल के क्रिटिसिज्म हुई। उस समय गांधी भी असहमत थे, पूरे देश की राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य जितनी भी लीडरशिप थी सारी असहमत थी। आरएसएस वाले तो गालियां दिया करते थे। उस आज़ादी के बाद बाबा साहब का वो रोल हम जानते हैं संविधान सभा में, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने चुनाव लड़े। जब आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हो तो उस जमाने की एक खास तरह की खींचतान होती है राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते। जब उस पर थोड़ी धूल जम जाती है फिर आप पलट के देखते हो और कहते हो कि नहीं, इसे हम ऐसा देखते हैं। और ये बात केवल
केवल इनके बारे में नहीं है, बाबा साहब के बारे में नहीं है, ये बात जयप्रकाश नारायण पे लागू हुई, ये बात राम मनोहर लोहिया पे लागू हुई। अगर आप 50-60 का दशक देखें तो कांग्रेस और लोहिया एक दूसरे के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो भाषा अगर आप आज इस्तेमाल करें तो बड़ी अजीब लगेगी, है ना। तो ये संदर्भ बदलते हैं, इस तरह से देखिए। देश में पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान का। अमित शाह साहब ने अपने बयान में कहा, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, हमने पूरा वो 2 मिनट का बयान भी देखा। उन्होंने शुरुआत में कहा कि फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम लेते भगवान का तो 7 जन्म स्वर्ग में जाते। फिर उन्होंने आगे कांग्रेस पर बहुत निशाना साधा, किस तरीके से अंबेडकर साहब को चुनाव हराया कांग्रेस ने, वगैरह वगैरह। इस बात को लेकर विपक्ष आज भी हाउस नहीं चला, प्रिविलेज मोशन लेके आ गई, हंगामा है सड़कों से लेके संसद तक। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तर्कों की कंगाली में कुतर्कों की मवाली बन गई है। अगर कोई पार्टी तर्कों की कंगाली में कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करे और हार की हताशा में इस तरह का तमाशा करे तो उसका एक नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सवाल है, देश का कोई भी व्यक्ति जो कि लोकतंत्र पे विश्वास करता है, संविधान पे विश्वास करता है, उनके अपमान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। और कांग्रेस की स्थिति ये 100 चूहे खा के बिल्ली हंस क्यों चली। आज कांग्रेस जो है वो एक बहुत सुनियोजित साजिश के तहत जो है वो देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के संसद पर धूर्तापूर्ण धुन में लगी हुई है और उसको उसकी धाग और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन कर रही है। और इस धूर्तापूर्ण धुन में वो खुद धूल दूषित हो रही है। उनको लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो डायनेस्टी का डिज्नीलैंड है। तो डेमोक्रेसी को डायनेस्टी के डिज्नीलैंड की सोच और समझ और सनक से बाहर निकलना होगा। और आपके पास मुद्दों की कंगाली है, तो इसलिए कुछ भी फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानी गढ़ करके आधी अधूरी बातों को लोगों में भय और भ्रम पैदा करके अगर आपको लगता है कोई फ़ायदा होगा तो मुझे नहीं दिखता। सर, आखिरी सवाल आपसे। लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है, 400 पार का नारा दिया गया। कुछ बीजेपी के सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे लल्लू सिंह, आनंद हेगड़े, और आपने इस पर अपनी बात भी रखी है पहले। तो बड़ा माहौल हो गया और बीजेपी जो अकेले लग रहा था कि 300 पार जाएगी, 400 पार की प्रधानमंत्री ने बात की, 241 पर अटक गया। अब फिर ऐसा ही एक मामला हो गया। दिल्ली में भी चुनाव है, केजरीवाल जाके कल बीजेपी दफ्तर में बैठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर हो गया। क्या लगता है कि अमित शाह जी का इसके राजनीतिक असर भी आगे देखने को मिलेंगे? देखिए, संविधान हमारे लिए जनतांत्रिक लोकतांत्रिक संकल्प है। संविधान कुछ पार्टियों के लिए जो है वो सियासी शगुफा है। हम जो है वो संविधान के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हम 500 सीटें भी बीजेपी को मिलती तो संविधान और मजबूत होता। संविधान को कमज़ोर करने की जो लोग सोचते हैं, जिन्होंने आज तक संविधान का बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसके साथ अन्याय और अत्याचार किया है, वो आज उसके बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।